तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, सब कुछ सही है, सही चल रहा है, ठीक है। चलो, आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले भाई? आज के लेक्चर में चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट रिकॉर्ड सीरीज, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाला है। चैप्टर 4 का क्या नाम होने वाला है? चैप्टर 4 का जो नाम होगा उसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब हम इस चैप्टर को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, नर्सिंग में इसका क्या रोल होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पढ़ने से पहले एक सिंपल सा कोट है। वो क्या कोट है कि डोंट काउंट द एग, ठीक है, या डोंट काउंट द हैन बिफोर द हैच, ठीक है। जब भी कोई आपका काम, जो आप जैसे मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, जो भी कुछ काम कर रहे हो, तो जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए, जब तक वो काम कंप्लीट मत हो जाए, ये उसकी खुशी मत बनाओ, ठीक है। जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए उसकी खुशी मत बनाओ। जैसे बहुत लोग होते हैं यार 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, मजे करते हैं, यार मैंने तो कर लिया, बहुत कर लिया। अरे नहीं, जब तक आपका सिलेबस 100% नहीं कंप्लीट हो जाए तब तक आप खुशी मत बनाओ, ठीक है। एंजॉय मत करो, लिमिट करो अपने एंजॉयमेंट को। पहले अपने गोल को अचीव कर लो, फिर उसके बाद जो मन करना है वो करो, ठीक है। ये होता है डोंट काउंट द हैन बिफोर द हैच का मतलब, ठीक है। चलो, अब हम पढ़ने वाले ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है सर? ये ऑर्गेनाइजिंग नर्सिंग में कैसे, मतलब ये नर्सिंग में कैसे आ गया सर? ये तो सर अलग है, ये तो मैनेजमेंट का होता है। सर ऑर्गेनाइजिंग नर्सिंग में कैसे आ गया? अरे बताता हूँ, चिंता मत करो। देखो, सिंपल समझना। जैसे मान लो आप किसी एक वार्ड में काम कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप आईसीयू में काम कर रहे हो, या फिर सीसीयू वार्ड में काम कर रहे हो, फिर आईसीयू में ले लो, ठीक है। आईसीयू में काम कर रहे हो, फिर एमआईसीयू में, आईसीयू ले लो, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि सारी चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होती है कि हमारे पास एक क्रैश कार्ड होता है। क्रैश कार्ड में भी सब कुछ मेडिकेशन, जितने भी मेडिकेशन रहते हैं वो सब एक सिस्टम वाइज में रखे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कुछ हाई अलर्ट ड्रग है, उसको हम रेड मार्क करके रखते हैं, ठीक है। कुछ साउंड अलाइक, लुक अलाइक, साउंड अलाइक ड्रग्स होते हैं जिसमें नाम एक जैसे होते हैं और दिखने में भी एक जैसे होते हैं, उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो सेडेटिव ड्रग्स होते हैं, उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, शेड्यूल एच, शेड्यूल 30, ये सब शेड्यूल के हिसाब से हमने ड्रग को भी बांट रखा है, ठीक है। तो हमने प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ सारी चीजों को। क्यों ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ? क्योंकि जो वर्क है वो इजी हो सके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफेक्टिव केयर हम दे सके, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या जाता है कि जो हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो सके, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या जाता है कि जो भी हम हेल्थ केयर दे रहे हैं वो स्मूथली चले। चार पॉइंट मैंने यहाँ खड़े खड़े बता दिया आपको। सिंपल है, सिंपल समझ गए। इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। अब नर्सिंग से थोड़ा हट के बताइए सर, जो उससे मुझे नर्सिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं सर, आप मुझे हट के बताइए। कोई दिक्कत नहीं, देखो बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो आपके घर पे कोई फंक्शन हो रही है, फंक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन है। अब उस फंक्शन में क्या है ना, आपको एक, जैसे मान लो आपकी बर्थडे पार्टी हो रही है, ठीक है। आप बर्थडे पार्टी हो रहा। अब आप एक मैरिज हॉल बुक किया आपने, वहाँ पे एक बर्थडे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करवाया। तो वहाँ पे अगर वहाँ का जो सिस्टम है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं होगा, तो आपका जो बर्थडे फंक्शन है वो क्या प्रॉपर बन पाएगा? वहाँ पे नहीं बन पाएगा भाई, जाहिर सी बात है। ऑर्गेनाइजेशन इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, लोगों को यहाँ बैठाना कि नहीं आप यहाँ रहोगे, आप यहाँ रहोगे, आप यहाँ रहोगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज करवाना, ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम पढ़ते हैं डेलीगेशन क्या होता है, ठीक है। डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले जो हेडिंग आता है वो होता है डेलीगेशन। व्हाट इज डेलीगेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा लाइट का, ठीक है, उसको भी मैं प्रॉपर करता हूँ। देखो, delegation is a process of assigning responsibility, ये है responsibility and authority to subordinate, ठीक है। तो एक डेलीगेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम असाइन करते हैं लोगों को, मतलब असाइन मतलब आइए आप, ठीक है, असाइनिंग करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है, टू सबऑर्डिनेट। मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक पर्सन है, उसको हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं कि भाई देखो, आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप इस पर ध्यान दें, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर ध्यान दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, ठीक है, ये होता है। अगर मैं टाइप की बात करूँ तो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है और फिक्समल होता है। फिक्समल जो कॉम्बिनेशन होता है। तो फॉर्मल का मतलब क्या होता है भाई, कहीं ना कहीं वो ऑफिस में हो रहा, कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूट लेवल पे हो रहा, कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो रहा। इनफॉर्मल मतलब जैसे घर वगैरह में हो जाता है। ये सारी चीजें सिंपल है, समझ के। मिक्स्ड मतलब कहीं भी जो ऐसे, जैसे मान लो कोई पार्टी वगैरह है जहाँ पे तुम्हारे स्कूल के भी टीचर्स आ रहे हैं, और तो जब स्कूल के टीचर्स आ रहे हैं तो उनके सामने जो फॉर्मल बन के तो जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि वो इधर आ बैठ जा खाना खा ले, ऐसा तो नहीं कहोगे। ऐसे कहोगे ना, सर आइए बैठिए खाना खा लीजिए, है ना, ये कहोगे। फॉर्मल फॉर्मल दोनों मिक्स होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल का और उसके फंक्शंस के। हॉस्पिटल क्या होता है?
बीएससी नर्सिंग में जब से आपने एडमिशन लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर से आप पढ़ते आ रहे हो हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल का मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे हम केयर प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज हमें एजुकेशन एंड टीचिंग पर्पस में ये हेल्प करता है। सिंपल सा पॉइंट हो गया। फंक्शन की बात करूंगा तो सबसे पहले क्या फंक्शन होता है कि हेल्प करता है केयर में, हेल्प करता है डायग्नोस में, हेल्प करता है लैब डायग्नोसिस में, हेल्प करता है एजुकेशन पर्पस में, हेल्प करता है ट्रीटमेंट को फाइंड आउट करने में। बहुत सारे फंक्शन है जो कि आप बना के आराम से लिख सकते हो। चलो अब मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब मान लो अपना जैसे हमारा कॉलेज है। ठीक है। हमारे कॉलेज में क्या होता है, सबसे पहले डायरेक्टर, उसके नीचे प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे क्या होता है एचओडी, फिर एचओडी के बाद टीचर्स, टीचर के बाद क्या आता है सीआर, सीआर के बाद क्या आता है स्टूडेंट आता है। तो हमने क्या प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में हमने सबको डिजाइन वे में करके रखा, एक हायरार्की बनाया हुआ है। ठीक है। एक हायरार्की में हमने सबको रखा हुआ है ना, इसी को कह देते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो सबसे पहला जो आता है वो होता है हायरार्की लेवल। ठीक है। हायरार्की लेवल का मतलब होता है टॉप, फिर उसके ऊपर टॉप आता है, फिर उसके बाद लो आता है, सॉरी मिडिल आता है, सॉरी 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 मिडिल, टॉप आएगा, फिर उसके बाद मिडिल आएगा, फिर आएगा लो। ठीक है। तो ये हायरार्की हो गया, समझ गए कि नहीं। फिर उसके बाद फंक्शनल यूनिट, देखो फंक्शन के हिसाब से हम काम बांटते हैं कि यार नहीं आप ये आपको ये काम करना, आपको ये काम करना। ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कोऑर्डिनेट करके चलना। जैसे मान लो एक नर्स स्टाफ है, ठीक है, और एक फार्मेसी है। तो ये फार्मेसी और नर्स दोनों का काम अलग अलग है। फार्मेसी का काम है दवा देना, नर्स का काम है पेशेंट का केयर करना। लेकिन दोनों के अंदर अगर इंटरडिसिप्लिनरी बनेगा, अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी प्रॉपर वे में हम रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ केयर है वो प्रॉपर फ्लो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। ये हो गया इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करके चलना। कम्युनिकेशन चैनल्स होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है। हमारा जो सीनियर स्टाफ है उसका उससे हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर राउंड का रहा उससे हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी कोई काम कर रहे हो उसके लिए आप अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। एडॉप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जब भी आप कोई काम करते हो तो वो कहीं ना कहीं एडॉप्टेशन एंड फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस क्या होता है। चलो एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो देखो अब हम क्या करने वाले थे, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या होता है, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग का चार्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिवनेस क्या होता है। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। ये सारी चीजें अब जो हम पढ़ रहे हैं वो मतलब समझ लिए कोर वैल्यू पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट क्या होता है। किसी भी एक ऑर्गेनाइज कोई भी आप एक चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वो चाहते हो कि वो डेवलप भी प्रॉपर हो। ठीक है। उसके लिए क्या होता है, फोकस ऑन एनहेंसिंग द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग डिपार्टमेंट थ्रू प्लानिंग इंटरवेंशन एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है। देखो मान लो आप एक नर्सिंग डिपार्टमेंट में बैठे हो, नर्सिंग स्टेशन पे आपने बैठे बैठे हो। ठीक है। आईसीयू वार्ड में हो और नर्सिंग स्टेशन वहाँ पे होता, और आप नर्सिंग स्टेशन पे बैठे हुए हो। आपके दिमाग में क्या चलेगा कि ये जो आने वाले जो क्या कहते हैं स्टाफ है उनको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूं। ठीक है। किसकी ड्यूटी मैं मॉर्निंग लगाऊंगा, किसकी ड्यूटी मैं इवनिंग रखूंगा, किसकी ड्यूटी मैं नाइट रखूंगा, जिससे जो क्या है प्लान, जो भी इनिशिएटिव है जो हम प्लान करेंगे प्रॉपर हेल्थ केयर को डिलीवर कर सकें। ठीक है। तो ये क्या होगा, सिंपल से देखो देखो सिंपल फंडामेंटल बताऊँ, सिंपल लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना बता दूंगी। फोकस ऑफ एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस, याद रखना ये पॉइंट बस, इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस याद रखना कि किस पे फोकस करता है, इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस पे। ठीक है। किस पे फोकस करता है भाई, इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस पे। बस इतना याद रखना कि इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, जिससे क्या हो हमारा जो प्लानिंग इंटरवेंशन या इनिशिएटिव है वो प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है। क्या 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 याद रखना, इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस बस याद रखना। और ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट डेवलपमेंट क्या होता है, इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, जिसके थ्रू हमारा जो नर्सिंग केयर है वो प्रॉपर डेवलप हो सके। चलो अच्छी बात है, ये हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, रिप्रेजेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, shows the line of authority and forms relationship, indicates channel of communication। ठीक है। देखो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग का चार्ट का मतलब क्या होगा, देखो सारी चीजें पेपर वर्क में होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का चार्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने देखा होगा जैसे जो हॉस्पिटल्स में रुको, बताता हूँ, एक स्टाफ का वो लिस्ट होता है जिसपे स्टाफ साइन करता है ना।
या फिर एक कॉपी रहती है जिसपे स्टाफ साइन करता है ना, जब इन होता है या फिर चेक इन या चेकआउट होता है, आना जाना, ठीक है। या फिर देखो पेशेंट रिकॉर्ड होता है, वहाँ पे पेशेंट जब जाता है तो रिकॉर्ड साइन करते हैं, इसका साइन होता है, वहाँ पे नर्स का भी साइन होता है, वहाँ पे पेशेंट के अटेंडर का भी साइन होता है, वहाँ पे आईपीडी वगैरह नंबर सब लिखा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसे में ऐसे ही होता है, ठीक है। पूरे एक डिपार्टमेंट का या फिर पूरे एक वार्ड का एक चार्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे आशुतोष है, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक राहुल है, राहुल नाम का एक व्यक्ति है, या फिर राहुल नाम का एक नर्स है, ठीक है। उसने क्या क्या काम किया है एक महीने के अंदर, एक मंथ के अंदर उस वार्ड में, वो सब उस चार्ट में लिखा जाएगा। उस क्या काम होगा बताओ, जैसे उसका कितने नाइट शिफ्ट लगे हैं, कितने उन्होंने पेशेंट अटेंड किए हैं, क्या क्या उनकी गलतियां रही हैं, ये सब हम उस चार्ट के थ्रू हम उसमें लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, लाइन ऑफ अथॉरिटी में बनी रहती है, फॉर्मल रिलेशनशिप भी मेंटेन रहता है, इंडिकेट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इससे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी मेंटेन करके हम चलते हैं, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे बेसिक होता है, हॉरिजॉन्टल हो गया, वीक चार्ट हो गया, ये सारी चीजें इसके टाइप्स होते हैं। अगर मैं इसके पर्पस की बात करूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग चार्ट, देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करता है, सबसे पहला पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ रोल में भी हेल्प करता है, ठीक है। डिवीजन मेकिंग में भी, सॉरी, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग कैसे हेल्प करेगा, जैसे मान लो मैंने बताया कि राहुल जो था वो उसने बहुत ज्यादा गलतियां की, उसने बहुत ज्यादा गलतियां की, तो वो आवाम जो वहाँ का वार्ड इंचार्ज रहेगा वो ये डिसीजन लेगा कि जो राहुल है उसका, हम उसको अब इस वार्ड में ना रखें, हम प्राइवेट वार्ड में रख दें जहाँ पे ज्यादा काम नहीं होता है, ठीक है। या फिर हम उसको रीओरिएंटेशन क्लास में भेजें कि भाई जाके अपना अच्छे तरीके से आप सीख के आओ, ठीक है। ये होता है डिसीजन मेकिंग में। प्लानिंग एंड ग्रोथ, हम प्रॉपर प्लान कर सकेंगे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होती है इसमें, ठीक है। ये होगा ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले क्या, ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। जब भी हम कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके अंदर क्या इफेक्टिवनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ भाई जाहिर सी बात होनी चाहिए। इट इज एन extent to which an organization achieve its predetermined objects with a given amount of resources, ठीक है। मान लो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, आपको 10 रुपये मिल गया, ठीक है। और 10 रुपये में मैंने आपको क्या कहा कि भाई तुम्हें मैं 10 रुपये दे रहा हूँ और इस 10 रुपये से 2 दिन आपको चलाना है, आपको इस 2 दिन में सर्वाइव करना 10 रुपये से। तो आप ऐसा तो है नहीं कि जाओगे 1 घंटे में 10 रुपये उड़ा दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। आप पूरा प्लान कर लोगे, ऑर्गेनाइज कर लोगे कि हाँ मुझे इतने टाइम पे 2 रुपये खर्च करना, इतने टाइम पे 3 रुपये खर्च करना, इतने टाइम पे 2 रुपये खर्च करना, इतने टाइम पे 1 रुपये खर्च करना। ऐसे अगर मैं पैसे को स्पेंड करूंगा या फिर ऐसे मैं स्प्लिट कर दूंगा पैसे को, तो मैं 2 दिन सर्वाइव कर सकता हूँ 10 रुपये में। सेम यही होता है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस में, ठीक है। इट इज एन एक्सटेंट टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स प्रीडर्मिनेंट ऑब्जेक्ट विद अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। मान लो किसी एक हॉस्पिटल, किसी वार्ड में क्या होता है ना कि स्पेसिफिक अमाउंट में ही वहाँ पे हम ड्रग्स देते हैं, मतलब ड्रग्स देने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आईसीयू वार्ड है, ठीक है, आईसीयू वार्ड है, तो वहाँ पे जो क्रैश कार्ड होता है, क्रैश कार्ड में ऐसा तो है नहीं कि एविल एविल है, या फिर मान लो तुम्हारा फ्लोरासामाइड है, फ्लोरासामाइड 50 वाइल रखा हो, ऐसा तो होगा नहीं। मैक्सिमम जो क्रैश कार्ड में रखा जाता है वो 10 वाइल रखते हैं हम उसमें, 10 टू, हाँ 10 भी रखते हैं, 10 बहुत है, ठीक है, 10 वाइल रखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि फ्लोरासामाइड रखा हुआ है हम 20 वाइल रख दे, ऐसा तो है नहीं है। ऐसा ऐसा तो ये भी नहीं है कि जो मान लो लिथियम ड्रग रखा हुआ वो हमने कुछ सर्टन ज्यादा अमाउंट में रख दिया, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं, सर्टन लिमिट में रख रहे हैं, ठीक है। क्या रखा है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ रिसोर्स, गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स मतलब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्स दे रहे हैं उस वार्ड को, उस वार्ड को हम दे रहे हैं और वो वार्ड उसमें वो काम चला रहा है, ठीक है, वही कहते हैं। इट इज एन एक्सटेंट टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स प्रीडर्मिनेंट ऑब्जेक्ट विद अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है। सिंपल सा मतलब अभी भी नहीं आया, सिंपल सा देखो, हॉस्पिटल में जाते हो, वार्ड में गए आप, वार्ड में जाने के बाद क्या होगा, आईसीयू में घुसे, आईसीयू में घुसने के बाद क्रैश कार्ड उठाना, क्रैश कार्ड में देखना फ्लोरासामाइड कितना रखा, 5, मान लो 5 रखा हुआ, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि जो फार्मेसी डिपार्टमेंट था वो आईसीयू को 5 फ्लोरासामाइड दिया कि ये आपका रिसोर्स है, ठीक है। अब ये जो आईसीयू डिपार्टमेंट है वो 5 फ्लोरासामाइड से अपना पूरा रिसोर्स को फुलफिल करेगा। जब कम पड़ेगा तो फार्मेसी को बोलेगा, फार्मेसी से और देगा रिसोर्स, ठीक है। तो जो 5 फ्लोरासामाइड था आईसीयू के पास, वो उसका रिसोर्स था जो कि हमने उसको गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स में दिया। अब वो 5 फ्लोरासामाइड से क्या करेगा, लोगों का ट्रीट करेगा, ठीक है। देखो इट्स एन एक्सटेंडेड टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स प्रीडोमिनेंट पेशेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो ऑर्गेनाइजिंग है वो अचीव करता है, ठीक है। ये हो गया, चलो वो आपको समझ में आया होगा।
फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहला होता है ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें हम मिलकर काम करते हैं, कॉमन गोल होता है, सबका एक ही गोल होता है, हेल्प करना, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होता है, चेन ऑफ कमांड होता है, ग्रुप डायनेमिक होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल? यूनिटी ऑफ कमांड, स्पेन ऑफ कंट्रोल, डिवीजन ऑफ वर्क, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। फिर से यूनिटी ऑफ कमांड, स्पेन ऑफ कंट्रोल, डिवीजन ऑफ वर्क, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कॉमन गोल होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए ऊपर का, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, चेन ऑफ कमांड होना चाहिए, ग्रुप ऑफ डायनेमिक भी होना चाहिए। चलो पढ़ लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग? क्या क्या लेवल होता है भाई ऑर्गेनाइजिंग का? सबसे पहला लाइन होता है फंक्शनल होता है, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर से लाइन फंक्शनल, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हो गया है हमारा जो चैप्टर है। एक बार फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लो। ले लिया, चलो ठीक है, हो गया, ले लिया, चलो ठीक है। अब जो हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर 4, वो अब होता है हमारा फिनिश, ठीक है। चैप्टर 4 हमारा फिनिश हो चुका है। अब जो हम करेंगे, अब हम करेंगे चैप्टर 5, ठीक है। अब हम जो करने वाले हैं वो है चैप्टर 5, और चैप्टर 5 इससे मजेदार होगा, ठीक है। और अभी तक आप देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है, थैंक्स। ठीक है। होप अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट कर दूंगा। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको चैनल का लिंक, टेलीग्राम लिंक भी दे रखा है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, सॉरी डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, चैनल के इन्फो में जब जाओगे आप तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा, ठीक है। उस टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन कर लो, और उसमें मैं टोटल 18 मिनट्स के नोट्स लगातार पीडीएफ में सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। होप तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और ऐसे ही बनते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, और कुछ नया करते रहो, ठीक है। इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होगी तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।